हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा हो रही है, तो इसके लिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज आता है 26 नंबर क्वेश्चन, जो कि अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से जाएंगे कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अचल, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा भौगोलिक अचल है जो सबसे अधिक ऊंचा है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा भौगोलिक अचल हो जाएगा राजस्थान का जो सबसे ऊंचा है, यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये बताइए पहले तो आप मुझे कमेंट में। देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, गुरु शिखर, जो कि किससे मिलती है, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला की होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यह सिरोही जिले के माउंट आबू के अंदर स्थित है। अगर आपसे ऊंचाई पूछ लो तो कितनी बताएंगे आप, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी इतनी ऊंची है। समझ में आ गई। आप अगर फुट में नापोगे तो 5,649 फुट इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी जो कि माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। समझ में आ गया। इस चोटी के ऊपर भगवान विष्णु के मतलब कि दत्रोता मतलब कि एक मंदिर भी बना हुआ है। समझ में आ गया। और इसी वजह से इसका नाम गुरु शिखर रखा गया, यानी गुरुओं का शिखर, ये इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है। काफी बार पूछा गया है कि इसका गुरु शिखर नाम क्यों पड़ा, तो वहां पे जो भगवान विष्णु का जो मंदिर है ना, उसी वजह से बताया गया है कि गुरुओं का शिखर है ये गुरु शिखर। समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक आती है गुरु शिखर की जो शिखर। और पूरे देश में दुनिया में माउंट आबू से घूमने मतलब कि दूर दूर से लोग आते हैं, कि विदेशी मेहमान तक देखने के लिए आते हैं, जो गुरु शिखर इतनी की खासियत रखता है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, यानी आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में बताना है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास का निगम जो आरटीडीसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। समझ में आ गया कि जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय बना गया है। जो कि कब मतलब इसको मतलब ये लागू कब किया गया था, 1556 के अंदर इसको लागू, आई मीन रुको, 1556 के अंदर इसको लागू किया गया था। समझ में आ गया। जिसने मतलब कि 1556 में राजस्थान ने पूरी तरह से मतलब कि स्वामित्व अपने अंडर ले लिया गया था। समझ में आ गया। पूछे कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1789 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसमें रेस्तरा, कैफेटेरिया, होटल, मोटल, बार, बोटिंग, परिवहन, इन सब का मतलब कि प्रबंधक क्या कैसे होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। जैसे कि दूर का पैकेज हो गया, मेले हो गए, त्योहार हो गया, मनोरंजन, खरीदारी, जो परिवहन में किस प्रकार की सेवा मतलब कि प्रबंध करा सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसको बताया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। कैसा क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, किस नदी यानी राजस्थान की किस किस नदी का जो है ना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिलता है। राजस्थान के एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस किस नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। तो बताइए कि कौन कौन सी है राजस्थान की नदियां। जैसे कि देखिए, बाण गंगा हो गई, बनास हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, बेडच हो गई, गंभीर हो गई। इन सब का जो जल है बंगाल की खाड़ी या फिर मतलब कि यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ये पहुंच जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनास नदी। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है कि बनास नदी का जो है ना जल है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। और नदी कौन कौन सी हो जाएंगी, बाणगंगा, बनास, काली सिंध, पार्वती, बेडच, गंभीर। ये सारी नदियां हैं जो राजस्थान की हैं। समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पर ये निकलती है और लास्ट में कहाँ मिलती हैं, यमुना नदी के अंदर जाकर आगे चल के मिल जाती हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। जो राजस्थान शासन सचिवालय है इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी किस डेट को की गई थी, किस मंथ में इसको अपनाया गया था राजस्थान शासन सचिवालय। तो अप्रैल 1949 में इसको अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए तो अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थान अगर आपसे कोई पूछ ले तो राजस्थान सचिवालय का मुख्य भवन का नाम भगवान दास रोड में जो कि जयपुर के अंदर इसको स्थित है।
और अगर आपसे कभी-कभार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि सचिवालय का अर्थ क्या होता है? तो सचिवालय उन विभाग जो जितने परिसर होते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है, जिनके राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं, फिर प्रशासनिक मतलब कि प्रमुख जो सरकार सचिव होते हैं ना, उन सब के बारे में ये बताया गया है। उन पे निगरानी का जो काम होता है, वो इसी का ही होता है। जैसे कि राजस्थान का एकीकरण हो गया, जो कि 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 17-18 मार्च 1948 से स्टार्ट होकर 1 नवंबर 1956 तक इसको कंप्लीट किया गया था। समझ में आ गया किस-किस प्रकार से गया था? जैसे कि जो रियासत सचिवालय थी इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 30। ये किस प्रकार से है? किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? यानी जो राजस्थान राज्य महिला आयोग है ना, RSW, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मई 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999। अधिनियम क्या था? राजस्थान राज्य महिला आयोग, जैसे कि RSCW। क्लियर हो गया? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो संकटग्रस्त महिलाएं होती है ना, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करे, राज्य में महिलाओं को मतलब कि उनके हितों की रक्षा किस प्रकार से करे। यानी मोटा बात की जाए तो ये महिलाओं के लिए जो जो मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है ना महिलाओं को, उनकी रक्षा करने के लिए इसको लागू किया गया था। मुख्यालय कहाँ था? जयपुर। और इसकी पहले अध्यक्ष कौन थी? कांता खातुरिया। क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी जो पहली जो अध्यक्ष कौन थी? कांता खातुरिया। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको कल भी कराया था कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो 2 जगह मिले हैं। समझ में आ गए कि कौन-कौन सी जैसे कि राजस्थान की कालीबंगा और गुजरात के लोथल, यानी 2 जगह पर मिले हैं किसके? अग्निकुंड के साक्ष्य। समझ में आ गया कि कालीबंगा में मतलब कि कुछ वेदियाँ भी पाई गई हैं, जैसे कि ना कि घर के बाहर की है ना, वहाँ पे मतलब अग्निकुंड से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि ना कि वो कैसे कि किसी पूजा पाठ के बारे में वो लोग जानते थे, मतलब कि दुनिया को इस बारे में बताया गया है कि वो लोग पूजा पाठ के बारे में अच्छे से जानते थे। और इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर एएस गर्ग ने इसकी खोज की थी। और बात की जाए कि लोथल में भी कुछ मतलब कि अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, जैसे कि अग्निकुंड या फिर हवन कुंड के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा और लोथल से मिले थे। राजस्थान की बात की जाए तो कालीबंगा और गुजरात के लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट आता है राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? यानी कौन है राजस्थान का लोकनायक? इसको नाम दिया गया है लोकनायक इन राजस्थान। तो कौन हो जाएगा? जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जय नारायण व्यास को राजस्थान के लोकनायक के नाम से जाना जाता है, जो कि जोधपुर शहर के रहने वाले थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इन्होंने नेता के तौर पे भी काम किया है। और ये राजस्थान राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री भी थे, जो कि जोधपुर शहर के रहने वाले थे और कांग्रेस पार्टी का मतलब कि नेता भी था। इनको उपाधि क्या मिली थी? राजस्थान के लोकनायक के नाम से लोग इनको जाना जाना करते थे। तो है क्वेश्चन नंबर 33, यानी 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जुती हुई कृषि भूमि के जो साक्ष्य कहाँ से मिले थे? यानी कौन सी सभ्यता के लोग थे जो खेती करना भी जानते थे? इसके बारे में बताइए कि जुती हुई जो कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वह कहाँ से मिले थे? राजस्थान के कालीबंगा से मिले थे, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कालीबंगा से जुती हुई खेती के मिले थे। और कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा चरण में इसकी खोज की, यानी मतलब जो खास से वहां से पता चला था कि वहां के लोग मतलब कि जुताई के बारे में भी जानते थे, यानी कि बैलों की घंटी बांध कर, यानी कुछ ऐसे मतलब कि हल का इस्तेमाल करके वो खेती का यूज करते थे। समझ में आ गए? कालीबंगा कहाँ थी? सिंधु घाटी की एक बस्ती थी, जो कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की खेती मतलब पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त वहां से इसके हुए थे। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो बैल और ऊँटों के द्वारा मतलब कि लकड़ी ऐसे बांध कर, जैसे कि आपको टीवी में दिखाते हैं कि बैलों में लकड़ी बांध के वो कैसे हल चलाते हैं, क्योंकि पहले टाइम पे ट्रैक्टर तो होते नहीं थे, तो वो बैलों से अपनी खेती करते थे। तो मतलब कि उनके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 34 किस प्रकार से आता है कि मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मतलब कि मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? यानी जब मारवाड़ के निष्कासन के बाद जो दुर्गादास थे, उनको क्या पद से उनको मतलब कि मेवाड़ में इसको मतलब कि एक
पदवी दी गई थी। तो क्या दी गई थी? हकीम की पदवी दी गई थी। दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य का हकीम बनाया गया था। क्लियर हो गया? यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ कौन थे? 17वीं शताब्दी के जो महाराजा थे जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ वंश के राठौड़ के रूप में इनको मतलब कि स्त्री के रूप में इनको जाना जाने लगा था। फिर कुछ युद्ध उद्ध हुए जिसके बाद इनसे मारवाड़ से इनका निष्कासन कर दिया। फिर ये दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ राज्य में जाकर उन्होंने वहां पर हकीम की पदवी को, जो कि इसे कहने बात अगर पूछ मिले कि क्या युद्ध हुआ था, तो दुर्गादास ने मारवाड़ की तरफ से 20 वर्ष तक अंग्रेज जो औरंगजेब था उसके खिलाफ लड़ाई को जारी रखा था। समझ में आ गया? मतलब कि फिर उसके बाद दुर्गादास के मेवाड़ राज्य का हकीम का पद दिया गया था। नंबर 35 किस प्रकार से आएगा? राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? जो जोधपुर नगर है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर आपसे डेट पूछे तो आपको डेट भी याद रखनी है कि 12 मई 1459 में मेवाड़ की जो राव जोधा थे उन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। जो ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया? स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1459 के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इसमें जो है ना मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव रखी गई थी, जो कि जोधपुर किले के रूप में ही जाने जाने लगा था। और राव जोधा ने राठौड़ वंश के जो राजपूत सरदार के रूप में इनको माना जाता था। और मारवाड़ राज्य की स्थापना भी जो कि जोधपुर शहर के बाद ही की गई थी। और राजधानी मंडोर में इसको मतलब कि जोधपुर को स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी एक क्वेश्चन के बारे में जितने डाउट मेरे से बन सकते हैं ना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। किस प्रकार से आता है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अब हवा महल के बारे में तो सब जानते हैं कि जयपुर के अंदर है हवा महल, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया और इसके बारे में कुछ स्पेशल पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो निर्माण का तो पता है कि किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जयपुर के अंदर हवा महल है ये भी सबको पता है। समझ में आ गया कब बनाया गया था? तो 1799 के अंदर इसका निर्माण करा दिया गया था हवा महल का। अब इसके वास्तुकार यानी इसके डिजाइनर कौन थे? तो कौन थे? लालचंद उस्ताद, जो कि इसके मतलब कि डिजाइन जिन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। और कब से स्टार्ट किया गया था? 1799 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे कोई हवा महल की कुछ विशेषता पूछे तो आप क्या बताओगे? तो ये एक पंचमील मतलब कि 5 मंजिला भवन है। समझ में आ गया? इसको मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के रूप में डिजाइन किया गया है। समझ में आया? क्लियर? और नेक्स्ट की जो क्या थे उस टाइम में जो वो थे ना राजा थे सवाई जम प्रताप सिंह, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस प्रकार का महल चाहिए कि उस महल को देखने के बाद ही मुझे भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाए। तो उसका जो डिजाइन था बिल्कुल उनके मुकुट की तरह इसको सेट किया गया था। समझ में आ गया? ये जो हवा महल है इसकी बाहरी दीवारों के ऊपर 953 क्योंकि खिड़कियां बनाई गई है। एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं कि हवा महल की खिड़की कितनी है, तो 953 इसकी खिड़कियां हो जाएंगी। 1799 में इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया गया था। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और किसके आकार में दिया गया था? तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार में इसको सेट किया गया है। आप पूछते हैं कि आपसे झरोखा क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हवा महल की जो खिड़कियां है ना, जो 953 खिड़की है, इसी को झरोखा नाम दिया गया है। बार बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्वेश्चन क्या कहते हैं? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? यानी जो देखो, अब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सबको पता है कि चेतक है, लेकिन हुंजा किसके घोड़े का नाम है? एग्जामिनर जो मतलब सबको याद हो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, जो नहीं याद हो वो पूछ सकता है। तो हुंजा नामक घोड़ा किसका था? महाराव उमेद सिंह का। समझ में आ गया कि उमेद सिंह का क्या नाम था, जो कि बूंदी के थे, जिनका घोड़े का नाम क्या था? हुंजा। जिन्होंने मतलब कि एक क्या होते हैं, एक ऐसे घोड़ा उनका था जो मतलब कि उनके खड़े होने से बोलने से खड़ा होता बैठ यानी एक स्वामी भक्त के रूप में उसने मतलब कि पूरी लाइफ टाइम अपने राजा के प्रति खूब अच्छा रखा गया था। इसीलिए उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है हुंजा की, जो कि महाराजा उमेद सिंह ने बनाई थी। कहाँ पर? नाहर के चोटा पर इसकी प्रतिमा बनाई गई है। समझ में आ गया कि हुंजा कितना स्पेशल घोड़ा था, जो मतलब कि अपने राजा की रक्षा के लिए मतलब अपने आप को समर्पित भी कर दिया था।
यानी उसकी जो स्वामी भक्ति थी वो एकदम सबसे ऊपरी थी। जैसे नेक्स्ट आता है नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? जो नाथ द्वारा है इसका मूल नाम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नाथ द्वारा का पूरा नाम हो जाएगा सिहंद या सिहारनी सिहंद हो जाएगा। समझ में आ गया? जो कि नाथ द्वारा का पुराना नाम था। इसके बाद इसका नाम श्रीनाथ जी के आगमन के बाद इसका नाथ द्वारा इसका नाम पड़ गया। नाम चेंज कब हुआ था? श्रीनाथ जी के आगमन के बाद। पूरा नाम जो उसका क्या था? सिरहंद। नया नाम नाथ द्वारा। कहाँ पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान राधा कृष्ण जी की नवीनतम अवतार यहाँ की एक हवेली में है, जो कि नाथ द्वारा के अंदर इसकी हवेली बनी हुई है। क्लियर? 39। अब 39 क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि समाचार पत्र में मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित किया गया है? ये आप नाम से ही समझ रहे हैं कि क्या है, मजहरुल सरूर कहाँ और कब प्रकाशित किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स कि कब किस डेट को इसको प्रकाशित किया, जो कि एक समाचार पत्र का नाम है। क्या था? मजहरुल सरूर, जो कि 1849 में प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर? भरतपुर से। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नाम क्या आएगा? मजहरूर सरूर। प्रकाशन कहाँ से हुआ था? भरतपुर से। इसकी वर्ष क्या थी? 1849 में इसको लागू किया गया था। समझ में आ गई? इसकी विशेषता क्या थी? ये हिंदू और उर्दू दोनों लैंग्वेज के अंदर चलने वाला पहला न्यूज़पेपर था। समझ में आ गया? जिसके अंदर हिंदू और उर्दू यानी दो भाषाओं वाला न्यूज़पेपर था। समझ में आ गया? सारे डाउट क्लियर हो गए? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह में कोटा का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी जानते हैं कि 1857 के अंदर कितनी भयानक क्रांति हुई थी, जानते हैं ना? तो उस टाइम पे कोटा से नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महरम खान पठान और जयदयाल कासत ने। देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के बारे में तो आप जितने हो सके ना उतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है, ये आप समझ सकते हैं। तो महरान खान कौन थे? जो कि कोटा सेना में पेंगा पुल्टन की बटालियन होती है उसके कमांडर थे। समझे आगे? और जो जयदयाल थे वो कौन थे? वो कोटा राज्य के पूर्व मंत्री थे, जिनको मतलब कि वहां से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कब किया गया था? 15 अक्टूबर 1857 के दौरान इसको किया था। किस लिए किया गया था? कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति छिड़ी गई थी, जिसमें इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह में मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। और इसकी जो जो थे ना जो रेजिडेंसी थी उसमें क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार जमा कर लिया गया था। समझ में आ गया? और 17 सितंबर 1860 के अंदर इनको दोनों को मतलब कि क्या बोलते हैं, इनको मतलब कि फांसी की सजा दी गई थी। किसकी वजह से दी गई थी? इन्होंने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इन दोनों को लास्ट में फांसी दी गई थी। समझ में आ गया? कब दी गई थी? 17 सितंबर 1860 के अंदर इनको फांसी दी गई थी। किसकी वजह से? मेजर बर्टन की मतलब ये हत्या करने की वजह से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 क्वेश्चन क्या कहता है कि गरासिया जनजातियों का गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे अपने गांव के अंदर जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं, उसी प्रकार से जो गरासिया जनजाति होती है उसमें जो मुखिया होता है उसको एक स्पेशल नाम यानी स्पेशल पद भी देते हैं। तो क्या देते हैं? वो होती है पटेल या फिर सहलोत। यानी कहीं-कहीं पे पटेल बोला जाता है और कहीं-कहीं पे सैलोत बोला जाता है। किसमें? गरासिया जनजाति के अंदर। यानी पटेल या फिर इसका मतलब क्या हो जाए कि गाँव के अंदर कि ये गाँव का मुखिया है, यानी गाँव का सरपंच बोलते हैं ना, हम लोकल लैंग्वेज में सरपंच बोल देते हैं, वहाँ पर पटेल बोला जाता है। जैसे कि पंचायत यानी जो कि किस प्रकार से क्या-क्या होता है पूरे गाँव की मतलब कि निगरानी रखता है कि किस प्रकार से क्या-क्या मतलब कि आर्थिक सारे दोनों प्रकार का दंड दे देने का जो काम होता है, वो किसका होता है? गाँव के मुखिया का होता है। कहाँ पर होता है इसका मतलब कि जो गरासिया जनजाति होती है ना उसके क्षेत्र के अंदर इस एक मतलब कि क्षेत्र को एक पट्टा कहा जाता है, उसी के अंडर इसको लगाया गया है। और गाँव की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसमें हेलमेट या फिर फलिया भी कहा जाता है। समझ में आ गया? जो कौन होती है? सबसे छोटी इकाई या फिर हेलमेट या फिर फलिया। अपने यहाँ हेलमेट क्या बोलते हैं? जो बाइक पे ओढ़ने के लिए काम आते हैं उसको हेलमेट बोलते हैं। लेकिन वहाँ पर एक इकाई मतलब कि गाँव की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हेलमेट बोला जाता है, फिर फलिया कहा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्या आएगा? केसरिया जी का मेला कहाँ पर भरता है? तो केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ऋषभ देव जैन मंदिर का जो इसका नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर जो धुलेर नामक गांव है वहां पर केसरिया जी का मेला भरता है। कहाँ पर?
राजस्थान के उदयपुर जिले में धुलेव नामक गांव के अंदर केसरिया जी का मेला भरा जाता है। स्थान धुलेव उदयपुर हो जाएगा। अन्य नाम ऋषभदेव जैन मंदिर के नाम से जाना जाएगा। महत्व क्या है? यह एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थ जो थे ना ऋषभदेव थे, उनका एक प्रसिद्ध स्थल है जिन्होंने यहाँ पर एक समर्पित मूर्ति के तौर पर इनको बनाया गया है। और इस मेले में क्या होता है? तो मेले में दुकान लगती है, झूले लगते हैं। आप सभी जानते हैं मेले में क्या क्या होता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में मेले देखे होंगे। तो वह उसी प्रकार के इसमें मेले लगते हैं। और इसमें अन्य बताऊं तो यहाँ पर केसरिया जी की जो अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पर कंदरा मध्य कोयल नदी के किनारे पर इसको स्थापित किया गया है, यानी ये इसकी स्पेशलिटी है। ये किस प्रकार से आता है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र शहर अलवर, जहाँ पर मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। यह स्मारक महाराजा बख्तावर सिंह ने अपनी रानी मूसी की याद में बनवाया था। जैसे कि ताजमहल बना हुआ है ना मुमताज की याद में, उसी प्रकार से एक रानी थी मूसी रानी, उसकी याद में बनाया गया है मूसी रानी की छतरी, जो कि अलवर के अंदर है। मतलब कि एक ना कि म्यूजियम के पास ही बनी हुई है, जो कि मतलब कि ना देखने लायक बहुत अच्छी चीज है। ये यहाँ एक 2 मंजिला जो इमारत है, यहाँ पर लाल बथुआ पत्थर या फिर और सफेद संगमरमर से इसको बनाया गया है। जैसे कि छतरी के ऊपरी भाग को चबूतरा है कि जहाँ पर राजा और रानी के पद चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे कि छतरी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीला भाव से वहां पर मतलब कि इस प्रकार से दिखाया गया है कि उसको देखते ही राजा को रानी की याद आ गई। क्वेश्चन नंबर 44, ये किस प्रकार से होगी? किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? यानी किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक थी वो भेंट की थी? तो किसने की थी, कौन थे वो? और रमत का तेज कवि जैसलमेरी, जिन्होंने महात्मा गांधी को एक बुक भेंट की थी जिसका नाम क्या था? स्वतंत्रता बावनी। समझ में आ गया किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। इनका जन्म की पूछे तो आपसे 1938 में इनका जन्म हुआ था। रम्मत का अखवाड़ा या फिर श्री कंपनी जी की इन्होंने स्टार्ट किया था। जो कि बात की जाए इसके बारे में, कौन सी बुक दी थी? स्वतंत्र बावनी। जो कब लिखी थी इन्होंने? 1943 के अंदर इन्होंने लिखी थी और महात्मा गांधी को भेंट के स्वरूप दी थी। अब इसमें क्या था फ्रेंड्स? ब्रिटिश सरकार की जो निगरानी में रखी गई, जो क्या किस प्रकार से मतलब कि क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उन सब के बारे में इसमें बताया गया था। नेक्स्ट आप देखिए फ्रेंड्स, जो तेहरा ताली नृत्य यानी राजस्थान का एकमात्र फेमस डांस होता है तेहरा ताली नृत्य, जो किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है। यानी राजस्थान का फेमस डांस आप जानते हैं ना कि कौन सा है? तेहरा ताली नृत्य, जो कि किसके लिए यानी कौन से देवता के लिए बात की जाए किया जाता है, तो वो क्या रामदेव जी के लिए फेमस नृत्य हो जाएगा तेहरा ताली, यानी उनके मेले के अंदर इसको किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि एकदम बहुत ही जटिल नृत्यों में से एक माना जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, यानी महिलाएं पता यानी इस प्रकार से डांस करती हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। यानी इसमें क्या बोलते हैं ना, खास मतलब कि इसके जो उनकी डांस करने का क्या ना अलग तरीका होता है। इसके ना पंखवाज, ढोलक, झंझर, सारंगी, यानी इस अलग अनेक प्रकार के इसमें मतलब क्या होता है ना कि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और मतलब कि जो होता है ना कि जो डांस करने के लिए जो आती है, जो लेडीज आती है, वो पूरे राजस्थानी कल्चर के अंदर एकदम तैयार होके आती है। यानी ये इसकी स्पेशलिटी है पूरे राजस्थानी कल्चर के अंदर, यानी जो हमारा जो राजपूती कल्चर होता है ना, उसके अंदर वो एकदम तैयार होकर लिबास पहनकर सज धज कर इसका नृत्य करती है। मतलब कि इसका जो देखने वाला एकदम मनमोहक नृत्य होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या होता है फ्रेंड्स? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? यानी जो निमाड़ी और रागड़ी हैं वो किस क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियां हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो निमाड़ी या फिर रागड़ी है वो मोलवी में बोलने वाली ये जो मालवी क्षेत्र होता है ना, वहां पर इसकी उपबोली इसको माना जाता है। अब मालवी भाषा के अंदर भारत में मालवी क्षेत्र में यानी जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। और निमाड़ी कैसे हो जाएगी? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने भाषा हो जाएगी। और रागड़ी कैसी होती है? रागड़ी भी मालवी क्षेत्र की भाषा हो, जो कि मालवा क्षेत्र के अंदर जो है ना कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ना, वहां पर इसको बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यानी लड़कियों को तो इसके बारे में खूब अच्छे से पता होता है कि कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। यानी इन आभूषण में देखकर आपको बताना है कि महिलाएं इनमें से नहीं पहन सकती। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है।
तो इस और इसका आंसर भी देना है, जैसे रखड़ी हो गया, मेमंद हो गया, कंडोरा हो गया, मोरखा हो गया। तो कौन सा आभूषण है जो कि महिलाएं नहीं पहनती? तो देखिए फ्रेंड्स, रखड़ी तो महिला सर के ऊपर पहनती है, मेमंद भी पहनती है, कंडोरा भी पहनती है, पर मोरखा नहीं पहनती है। क्योंकि जो मोरखा आभूषण होता है ये ऊँटों के लिए होता है, यानी ऊँट के गले में पहनाते हैं, न कि महिलाएं पहनती है। समझ में आ गया? जो मोरखा आभूषण है वो ऊँटों का आभूषण है, न कि महिलाओं का। जैसे कि महिलाओं का आभूषण क्या होते हैं? कंगन, चूड़ी, इयररिंग्स, नाक की लौंग, नथ, मंगलसूत्र, हार, बिछिया, ये मतलब मांग टीका ऐसे होते हैं। और जो मोरखा है वो ऊँट के गले में पहनाया जाता है। जैसे कि ना देखो, एक तो ना झालरिया नामक होती है, ये भी ऊँट को ही पहनाया जाता है। और कभी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि महिलाओं द्वारा किस प्रकार से और कितने आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। अब ये क्या होता है? ग्रेसन ने किस बोली की को भीलों की संज्ञा, यानी भीलों की बोली की संज्ञा दी थी ग्रेसन ने? कौन सी बोली थी फ्रेंड्स वो? उसके बारे में बताना है। तो वो हो जाएगी वागड़ी। जो वागड़ी बोली थी इसको भीलों की बोली की संज्ञा दी गई थी, वागड़ी बोली को। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जो वागड़ी थी ना ये एक भीली, मतलब कि जो भीली होती है ना जनजाति होती है उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, जो कि राजस्थानी भाषाओं में से उप बोली के रूप में इसको एक जाना जाता है। और भील जनजाति द्वारा पश्चिमी और मध्य भारत के अंदर इसको पाया जाएगा, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र आदि इन जगह इसको बोला जाता है। और इसमें कृष्ण का क्या होता है? कृष्ण जी ने वांगड़ी बोली बोली, यानी भीलों की बोली बोली थी, इसकी संज्ञा दी गई है। यानी कृष्ण के जो भक्ति और प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक किया है ना, उसके बारे में इसको भीलों की बोली की संज्ञा दी गई है। और वागड़ी मालवी क्षेत्र में बोली जाती है, और जो निमाड़ी होती है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। वाद्य यंत्र जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब राजस्थानी कल्चर अगर आप पढ़ रहे हैं, राजस्थान के बारे में जान रहे हैं, तो राजस्थान के बारे में छोटी बड़ी हर बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि राजस्थान का खान पान, उसके आभूषण हो गए, डांस हो गया, लोक देवता हो गया, देवियाँ हो गई, त्योहार हो गए, यानी हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और राजस्थान का इतिहास की बात की जाए तो बहुत बड़ा इतिहास है, जो कि कंप्लीट, मतलब कि इसको हम क्वेश्चन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सब कुछ लिखा हुआ होता है और क्वेश्चन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि वाद्य यंत्र जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? वो देखिए ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, अलगोजा और झांझ, ये किसमें कच्ची घोड़ी में बजाए जाते हैं? समझ में आ गया कि ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, अलगोजा और झांझ। ढोल मतलब कि ड्रम की तरह बजाया जाने वाला होता है। नगाड़ा भी आपने देखा होगा कि नगाड़ा भी एक बड़ा सा ढोल होता है, उसको बजाया जाता है। और बांसुरी भी पता है कि आपको एक, मतलब एक लंबी सी वाद्य यंत्र जिसमें कि हवा के थ्रू मतलब बजती है। और अलगोजा ये एक नया है, यानी ये एक तरह का एक युग्मित बुधबिंड नाम का वाद्य यंत्र होता है, जो कि मतलब कि एक विशेष तरह की ध्वनि उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? और झांझ कैसा होता है? ये एक लयबंद, यानी है ना कि लय के साथ, मतलब लयबंद तरीके से वाद्य यंत्र जिसमें ऐसी आवाज आती है जैसे कि ना इसे, मतलब कि कांच के, मतलब कि पीतल के बर्तन पे ऐसे बजाया जाता है जैसे कि ना ये धातु से बना होता है। इसकी जो उसकी जो ध्वनि आएगी ना वो भी एकदम से अलग ही आती है, मतलब कि ना टूट टूट के बिखरने वाली इसमें आवाज आती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोक नाटक चार वेद किस शहर से संबंधित है? एक लोक नाटक हो जाएगा चार वेद, वो किस शहर से संबंध रखता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्या बोलते हैं, लोक नाटक है ना चार वेद, इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान के टोंक शहर से। मजे आ गया? जो कि राजस्थान की 400 साल पुरानी पारंपरिक प्रदर्शनी कला होती है, जिसमें कलाकार और गायक द्वारा इसको, मतलब कि पूरे समूह के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। और चार वेद का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, यह एक लोक कथाओं और प्रदर्शन का कला एक स्वरूप होता है, जिसमें चार श्लोक कविताएं होती हैं, जिसके मतलब कि चार अलग अलग, जिसके जो छंद भी अलग अलग होते हैं, पंक्तियां भी अलग अलग से होके बना होता है। और कहाँ से प्रचलित है पूछे तो आपसे, तो मुख्य रूप से ये यूपी राजस्थान, यानी टोंक राजस्थान से हो जाएगा, रामपुर यूपी से हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश, यानी वहाँ यहाँ पर इसको किया जाता है। और चार वेद के शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो यह एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चार श्लोक के और कविता। क्लियर हो गया? एग्जाम में पूछा है कि चार वेद का मतलब क्या होता है, तो आपको मैंने बता दिया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो जाएगा
चार श्लोक कविता है, जो कि कहाँ है? राजस्थान के टोंक में आती है। उदयपुर, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 4 जगह पूरे भारत के अंदर इसको किया जाता है। क्लियर हो गया? तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि खूब अच्छे से बता दिया किस प्रकार से किया जाएगा। और नेक्स्ट ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। है पुरास्थल आहड़ से जो प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे, उनका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, जो आहड़ थी, वहां पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, तो वो किस युग के अंदर प्राप्त हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है। यानी किस युग के अंदर जो मतलब अवशेष प्राप्त हुए थे, तो कौन सा युग था? तो कहाँ पर था? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है आहड़ पुरास्थल। तो वहां पर जो अवशेष मिले थे, उनका संबंध किससे था? ताम्र पाषाण युग से। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? और आहड़ को ही संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन युग भी कहा जाता है, जो कि कब से कब तक थी? 3000 से लेकर 1500 ईस्वी तक वो चली थी। क्लियर हो गया? अब पूछ ले आपसे कि वहां पर कौन कौन से अवशेष मिले थे। तो वहां पर कुछ तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन, बैल की मूर्तियां, नारी की मूर्ति, चूड़ी, छल्ले, साइकिलें, तांबे के दीपक, कुल्हाड़ी, अनाज, गेहूं, ज्वार, चावल, इन सब के मतलब कि अवशेष वहां पर मिले थे। इसके साथ ही वहां पर कुछ यूनानी मुद्रा भी मिली थी, जो कि प्रथम से लेकर तीसरी शताब्दी के अंदर की टाइम की मानी जा रही है। समझ में आ गया कि आहाड़ी क्यों इम्पोर्टेंट है, किस मतलब कि कौन से काल से बिलोंग करता है, और वहां पर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्लियर हुआ? अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1734 के अंदर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी मतलब की अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, बार बार पूछा गया है। तो क्या था? जो मराठा आक्रमण कर रहे थे ना, उनसे अपने जो राजपूत थे, उन सबको एकजुट करके उनसे लड़ने के लिए, यानी उनको मतलब उनके सामने झुकना नहीं है, उनसे लड़ना है, उनके मतलब कि विद्रोह की तैयारी के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इसको मतलब कि इस सम्मेलन को किया गया था। समझ में आ गया? इसका उद्देश्य क्या? और मतलब ये फर्स्ट टाइम अगर किसने की थी पूछे तो संग्राम सिंह ने इसकी फर्स्ट टाइम की थी। और फिर उनकी मृत्यु के बाद जो जगत सिंह द्वितीय है ना, उन्होंने इसके बाद इसकी थी। तो मेन मुद्दा यही है कि जो 1734 के अंदर हुई थी, जिन्होंने मतलब कि जो राजपूत थे उनको अच्छे से मोटिवेट किया था, मतलब कि ना एक नई लहर दौड़ आई थी उनसे लड़ने की, जो मराठा थे उनसे लड़ने के लिए। तो वो किसमें की थी? महाराणा जगत सिंह ने की थी। वहां पर कौन कौन थे? जैसे कि जितने सवाई जय सिंह, अभय सिंह, दुलेल सिंह, दुलासर, जोरावर सिंह, गोपाल सिंह, राज सिंह, भगत सिंह, इन सब मतलब जितने भी उस टाइम पे जो राजपूत थे ना, उन सबको एकजुट करके मोटिवेट किया गया था। क्लियर हुआ? अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 1907 के अंदर मतलब कि जैन वर्धमान विश्वविद्यालय, इसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो एक जाने माने विश्वविद्यालय के तौर पर इसको जाना जाता है। तो वह 1907 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे, बताइए? तो मतलब कि एक बहुत ही मतलब कि बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। क्लियर हो गया? थर्ड नंबर पर कौन था? अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने मतलब कि जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी पूछिए तो आपसे? 1907 के अंदर। अगर पूछ ले आपसे कि जो अर्जुन लाल सेठी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर के में उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1980 के अंदर। और डेथ की पूछे तो 22 दिसंबर 1941 के अंदर उनका डेथ हो गई थी। क्लियर हो गया? अगर बात की जाए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताओ, तो अर्जुन लाल सेठी ने जो राजस्थान के अंदर जो जयपुर है ना, उसमें प्रजामंडल की स्थापना की थी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, और 1905 के अंदर जैन शिक्षक प्रजा समिति का भी इन्होंने मतलब कि संस्थापना की थी। इन्होंने मतलब कि काफ़ी बड़े-बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में आए थे। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वीर भारत सभा। जो वीर भारत सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? यानी किसके द्वारा की गई थी वीर भारत सभा की स्थापना? तो किसने की थी? ठाकुर केसरी सिंह बारठ। क्लियर हो गया? थर्ड नंबर एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बारे में पूछे तो स्थापना कब की गई थी? 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? कि राजस्थान के जितने भी सभी वर्ग है ना, उन सबको मतलब क्रांतिकारी घटनाओं से जोड़ना। यानी सबको मतलब कि बताना कि हमारे मतलब कि क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यानी सबके अंदर एक मतलब कि ऐसी ज्वाला करना कि वो मतलब अंग्रेजों से लड़ सके।
वो मतलब कि क्रांतिकारी के रूप में मतलब कि वो क्या थे, एक क्रांतिकारी नेता थे, तो उनको सबसे को जोड़ने के लिए, यानी ये नहीं था कि मतलब उच्च वर्ग के, राजस्थान में सभी वर्गों को जोड़ना इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। क्लियर हो गया? अब ठाकुर केसी सिंह बारठ के बारे में बताऊँ, तो वो एक भारतीय क्रांतिकारी और सदस्य यानी एक टीचर के रूप में उनको माना जाता है। उन्होंने मतलब कि काफ़ी काम किए हैं राजस्थान के अंदर। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कहता है, भील जनजातियों में पेय पदार्थ हेतु किस पौधे का अधिक यूज किया जाता है? जो भील जनजाति होती है ना, वो मतलब कि पेय पदार्थ के रूप में, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो भील जनजातियों के पेय पदार्थ हेतु कौन से पौधे का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? महुआ। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। महुआ का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जो भील जाति है ना, उसमें फूलों में, फलों में, छाल में, यानी पारंपरिक भोजन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है महुआ का, यानी पीने में, खाने में, मतलब कि फल में, छाल में, हर तरीके से। क्लियर हो गया? इसके साथ ही जो महुआ होता है ना, इसका यूज़ औषधि के रूप में भी किया जाता है। समझ में आ गया? यानी औषधि के रूप में भी, पेय पदार्थ के रूप में भी, और मतलब कि खाना-पीना हर तरह से इसको महुआ का पौधे का यूज़ किया जाता है। कहने की बात ये है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैसलमेर की स्थापना कब की थी? तो कब की गई थी? 1156 में भाटी राजपूत राव जैसल ने की थी जैसलमेर की स्थापना। तो कब की थी? 12वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी। क्लियर हो गया? इसके द्वारा की थी राव जैसल, जो कि भाटी राजपूत शासक थे। क्लियर हो गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसलमेर को स्वर्ण यानी गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्थान क्या है इसका पूछे तो आपसे, तो जैसलमेर राजस्थान के राज्य पश्चिम मतलब कि पश्चिम साइड में पड़ता है। क्लियर हो गया? और सोनार का किला कहाँ पर है? तो वो जैसलमेर के अंदर ही, राजस्थान के सुप्रसिद्ध किलों में से एक है सोनार का किला। वो भी कहाँ हो जाएगा? वो भी हमारे जैसलमेर के अंदर ही है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि मानगढ़ के अंदर एक नरसंहार हुआ था। मतलब कि बहुत मतलब कि जैसे ना कि ब्रिटिश और भारत में मतलब कि एक विद्रोह हुआ था। तो मतलब किस तरह से हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो वो कौन-सी डेट थी? वो थी 17 नवंबर 1913। इस दिन मानगढ़ नरसंहार हुआ था। क्लियर होगा? कहाँ हुआ था? क्योंकि बार-बार पूछा गया है कि वो किस जगह पे हुआ था? तो वो मानगढ़ की पहाड़ियों में हुआ था। पूछे कि क्यों हुआ था? तो भील विद्रोह के अंत में गोविंदगिरी बाजारगढ़ में ब्रिटिश व भारतीय सेना पर हमला किया गया था। इसके परिणाम क्या थे पूछे तो आपसे? तो इस विद्रोह के अंदर बहुत जन हजारों की तादाद में लोग मर गए थे। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर गोविंद गुरु एक नाम आता है बार-बार, कि गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके उनको फांसी दी गई थी और आजीवन कारावास की सजा भी दी गई थी। क्लियर हो गया? यानी उनको मतलब कि सजा में उनको फांसी की हुई और उनको मतलब पूरी लाइफ टाइम तक उनको जेल के अंदर ही कारागार में डाल दिया गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक का नाम क्या जाएगा? पोपा बाई की पोल, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास। क्लियर हो गया? यानी सेकंड नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में पैदा हुए थे, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के ऊपर भी कार्यभार उन्होंने किया था। बुक का नाम, लेखक कौन थे? जयनारायण व्यास। जन्म स्थान क्या है? राजस्थान के जोधपुर जिला। उसके बारे में बताऊँ, और कुछ इम्पोर्टेंट में तो यही है कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया था। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। कि फ्रेंड्स ये 9 नंबर क्वेश्चन है ना, ये ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो है ना, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना है कि अगर आप गूगल की मानोगे तो कुछ और आंसर देता है, बुक की मानो यानी हर बुक के अंदर अलग अलग इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे ये नहीं बोलना कि मैम आपने ये बताया था, ये कैसे आ गया, ये बताया था, ये कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसके बारे में ना मतलब कुछ डाउट ही रहता है। तो देखो डाउट क्या होता है कि आधी बुक के अंदर तो आपको फैज़ल अली मिलेगा और आधी बुक के अंदर गोकुल भाई भट्ट मिलेगा। समझ में आ गया? यानी 2 नाम दिए गए थे, लेकिन अगर मोस्टली माने जाएँ तो मतलब कि गोकुल भाई भट्ट का अगर पूछे तो अगर आपसे कोई, तो उन्होंने मतलब कि देखो उनके बारे में गूगल से इतनी जानकारी मिली थी कि उन्होंने सिरोही जिले के विभाजन में माउंट आबू और गुजरात को मतलब कि सौंपने का विरोध किया था। यानी उन्होंने विरोध किया था। और बात अगर इनको जोड़ने की बात की जाए तो किसके द्वारा थी? फैज़ल अली। अब देखिए उस टाइम पर ये दोनों ही थे। यानी गुजरात से किसके मतलब कि विरोध में भी इन्होंने मतलब कि प्रदर्शन किया था। समझ में आ गया? और बात की जाए फैज़ल अली की, तो इन्होंने मतलब क्या काम किया था? राजस्थान का पुनर्गठन की सिफ़ारिश किसने की थी? तो वो फैज़ल अली ने की थी। यानी दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मतलब कि राजस्थान के जब पुनर्गठन की स्थापना के बारे में इन्होंने बताया था, और इन्होंने मतलब कि आबू और मतलब देलवाड़ा को गुजरात के अदान करे मतलब उनको देने के लिए इन्होंने विरोध किया था। यानी दोनों का बहुत अच्छा रोल दिखाया गया है ना? तो कहीं पर आपको कुछ मिलेगा, कहीं पर आपको कुछ मिलेगा। तो इसके बारे में कन्फ्यूज़ नहीं होना।
जिसका आंसर आपको एग्ज़ाम में मिले वही फिक्स रहेगा। जैसे कि इसके अंदर मुझे गोकुल भाई भट्ट मिला था, तो मतलब इनके बारे में यही बताया गया है कि इन्होंने विरोध किया था कि माउंट आबू को गुजरात को सौंपने के विरुद्ध। क्लियर हो गया? यानी मतलब कि एक प्रदर्शन यानी आंदोलन के टाइप में इन्होंने किया था। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो डामोर जनजाति है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाएगी डामोर जनजाति। प्रमुख क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वर्ग क्या हो जाएगा? डामोर मतलब ये भील से मतलब कि जुड़े हुए रहते हैं। अगर इनकी भाषा की पूछी जाए तो इनकी भाषा क्या होती है? भीली भाषा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुजराती भी बोलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो राजस्थानी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर इनके बाद नृत्य के बारे में पूछे तो गरबा, डांडिया इसका फेवरेट नृत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? राव राय सिंह राजपूताने का करण किसने कहा था? यानी राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसके द्वारा कहा गया था? तो किसने किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। क्लियर हो गया? क्या कहा था? राजपूताने का करण। जिसको कहा था? राव राय सिंह को। क्लियर हो गया? अब ये राव राय सिंह कौन थे? तो ये बीकानेर के शासक थे जिनको राजपूताने का करण की उपाधि से मतलब कि इन्होंने मतलब कि एक युद्ध के अंदर अपनी वीरता का इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी एक ऐसे ये मतलब कि दानवीर थे और मतलब एक अच्छे नागरिक के तौर पर मतलब कि एक अच्छी जो योद्धा के तौर पे इन्होंने कार्य किया था, जिसकी वजह से इनको राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं जो महाभारत के कर्ण थे, उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान किए थे। उनको पता था कि अगर उन्होंने ये दान कर दिए तो उनकी डेथ पक्की है, लेकिन फिर भी उन्होंने दान किया था। तो इसीलिए उनको कहा गया था राजपूताने का कर्ण। तो इनके बारे में ये होता है कि ये इन्होंने मतलब उन्हीं की तरह ये भी मतलब कि ऐसे वीर थे और दानशीलता वाले व्यक्ति थे, जिसकी वजह से इनको राजपूताने का कर्ण कहा गया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो, महिलाएं इतने आभूषण पहनती है कि मतलब उनकी कोई वो कुछ मतलब कि गिनती ही नहीं है, इतने तरह के आभूषण पहनती है। लेकिन राजस्थान की महिलाओं की स्पेशलिटी है कि वो अपने दांत के अंदर एक सोने की कील से जड़वाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स चूप। यानी थर्ड नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दांत के अंदर कील के नुमा जड़ी जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यानी दांत के लिए एक स्पेशल आभूषण होता है जिसको चूप मतलब बहुत ही छोटे आकार का होता है जिसको चूप कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर पूछे ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आभूषण, बहुत ही कीमती धातु या फिर पत्थर से बना होता है, यानी बहुत ही सोने का मतलब कि कोई धातु का इस प्रकार समझ सकते हैं। समझ आ गया? अगर इसका कुछ अलग नाम पूछे तो इसको रखन के नाम से भी कहा जाता है, जो कि दांत के मतलब महत्वपूर्ण आभूषणों में से एक माना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है ये क्या कहता है फ्रेंड्स? भटनेर का किला किसने बनवाया था? जो भटनेर का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जैसलमेर के राजा कौन थे? भाटी राजा भूपत सिंह। क्लियर हो गया? जिन्होंने इसका निर्माण करा था भटनेर किले का। क्लियर होगा? कब करवाया था पूछे तो आपसे? 285 ईस्वी के अंदर इन्होंने किया था, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थापित किया गया था। कौन था? जैसलमेर के भाटी राजा राजपूत सिंह। कब करवाया? 285 में। कहाँ पर करवाया? घग्गर नदी के किनारे पर। समझ आ गया? अब भटनेर किला कहाँ पर है पूछे तो हनुमानगढ़ में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माने जाने वाला किला है और इसी किले का नाम भाटी राजा भूपत के नाम पर रखा गया था। समझ में आ गया? और कहा जाता है कि राजा भूपत ने गजनी से सुल्तान के खिलाफ लड़ाई करने मतलब कि घग्गर नदी किनारे से उन्होंने शरण ली थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कहता है? शाहपुरा और फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? समझ में आ गया कि शाहपुरा में एक मेला लगता है जो कि फुलडोल मेले के नाम से जानिए, फुलडोल महोत्सव के नाम से जिसको जाना जाता है, जो कि किस महीने में लगता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं चलते, यहाँ पर तो चैत्र मतलब कि माह फागुन ऐसे ऐसे महीने चलते हैं। तो किस महीने में लगता है? तो वो चैत्र के महीने में लगता है। समझ में आ गया? जो फुलडोल महोत्सव होता है, चैत्र महीने की कृष्ण अष्टमी को यानी होली के 8 दिन से इसको मनाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया? इस कब होता है? चैत्र माह में मतलब कि से इसको स्टार्ट किया जाएगा। परंपरा क्या होती है? यहाँ पर जो भीलवाड़ा में से इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे मतलब कि ये राजस्थान के शाहपुरा के अंदर मतलब वहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। समझ में आ गया? इस महोत्सव के अंदर धुलंडी के दिन मतलब कि हो मतलब कि जैसे हम धुलंडी के दिन रंगों से खेलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मतलब कि रंगों से नहीं खेलते, फूलों के द्वारा इसको खेला जाता है। समझ में आ गया? तभी इसका नाम फूलडोल मेला पड़ गया है। क्लियर हो गया? इसमें मतलब कि रंगों की जगह फूलों का यूज़ किया जाता है, जो कि एक धार्मिक मतलब कि परंपरा के रूप में इसको माना जाता है।
है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है फ्रेंड्स? मणिकौल फ़िल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? जो मणिकौल जो फ़िल्म दुविधा थी, उसपे किसकी कृति है? यानी किसके द्वारा उसको मतलब कि लिखा गया है? तो वो उसकी कृति हो जाएगी विजयदान देथा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिकौल जो फ़िल्म दुविधा है, इसके राजस्थानी लेखक कौन है? विजयदान देथा की कहानी पर इसको आधारित किया गया है। फ़िल्म का नाम क्या हो जाएगा? दुविधा। इसके लिए मतलब कि एक लोक कथा के रूप में इसको मतलब कि दिखाया गया है, जो क्या कि राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर एक राजस्थानी लोक कथा के रूप में इसको दिखाया गया था। इस फ़िल्म के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक नवविवाहिता स्त्री होती है और उसके पति के बीच में जो दुविधा की जो कहानी होती है ना, कि उन्हें व्यापार को मतलब के लिए अपने घर छोड़ के चला जाता है, एक भूत बन के फिर वापस आ जाता है, तो मतलब उसके बारे में इस मूवी को दिखाया गया है। समझ में आ गया? यानी नई-नई शादी हो और व्यापार के चलते वो बाहर चला जाए काम करने के लिए, वहाँ जाकर उसकी डेथ हो जाए, फिर वो भूत बन के वापस आ जाए। समझ में आ गया? इस प्रकार से इस कहानी को दिखाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या होता है फ्रेंड्स? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया गया था? समझ में आ गया? जो राजस्थानी चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण था, वो किसके द्वारा दिया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में पूछे तो राजपूत चित्रकला एक पुस्तक थी और राजस्थान, पंजाब, हिमालय मतलब की चित्रकला मतलब कि प्रस्तुत किया गया था, जो कि कब किया गया था? 99 1916 के अंदर। समझ में आ गया? किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। एक प्रसिद्ध कला इतिहास थी, जो कि एक मतलब कि कला प्रेमी थे, जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला के बारे में मतलब इतने शोध किए थे, यानी पुस्तक पूछे तो आपसे राजपूत चित्रकला, राजस्थान, पंजाब, हिमालय, हिंदू चित्रकला, जो कि 1916 के अंदर इस पुस्तक को इन्होंने लिख दिया था। समझ में आ गया? और इसका मतलब कि किस प्रकार से बाँटा गया है अगर आपसे पूछे, तो मतलब कि शैलियों के आधार पर, तकनीक के आधार पर, विषय के आधार पर, यूज़ के मतलब अनेक-अनेक प्रकार से इसको बाँटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी जो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया गया था? पाबूजी महाराज को, जो कि जिनको ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कौन थे? पाबूजी, जिन्होंने मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊँट लाए थे और जिसी की वजह से उनको ऊँटों के देवता के रूप में इनको इनको मतलब है कि पूजा जाने लग गया। समझ आ गया? यानी ये एक लोक देवता थे, जिनकी पूजा लोक देवता के रूप में की जाती है, जिनको उनकी फट चित्र मतलब कि राजस्थान के अंदर बहुत ही लोकप्रिय हो जाएगी। समझ में आ गया? और फट चित्र क्या होता है फ्रेंड्स, कि बाबू जी के फड़ उनके जीवन घटनाओं के मतलब कि दर्शाया गया है। जैसे कि रबारी हो गई, रायका हो गई, मतलब कि समुदाय की मतलब कि किस प्रकार से उनकी पूजा होती है, कैसे मतलब कि उनको मतलब कि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर टाइम कि किस प्रकार से क्या-क्या घटनाएँ की थी, उन सब के बारे में इनको मतलब दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में रीति-रिवाज को मोसेर किसे कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार की वो होती हैं, मतलब रीति-रिवाज होती हैं। जैसे कि जन्म के टाइम अलग, शादी के टाइम पे अलग, मरने पे अलग, यानी हर प्रकार की एक अलग नृत्य होती है। तो एक आती है मोसेर, जो कि एक रीति-रिवाज ही होती है। तो उसका मतलब क्या होता है? यानी किस प्रकार से उसको बाँटे, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोसेर का मतलब ये होता है मृत्यु भोज, या फिर मृत्यु के बाद जो मतलब कि जो है ना खाना खिलाया जाता है, जो 12वें दिन खाना खिलाते हैं ना, दावत होती है, उसको बोला जाता है मोसेर। जो कि राजस्थान के अंदर एक सांस्कृतिक प्रथा के रूप में इसको मनाया जाता है। जब परिवार के अंदर किसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है, तो 12वें दिन एक दावत दी जाती है, जिसको मोसेर कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, कि मतलब कि 12वें दिन मतलब कुछ अनुष्ठान होते हैं, पूजा-पाठ होती हैं, जो कि 12 दिन जैसे गरुड़ पुराण नहीं होते, उसके अंदर होते हैं, उस प्रकार से 12 दिन पूजा होती है और 12वें दिन एक दावत रखी जाती है, जिसके मतलब कि इसके बारे में बताया जाता है। समझ आ गया? जैसे कि मुकलावा, गोना या फिर ओना क्या होते हैं, इसके बाद क्या होता है ये, जैसे कि दुल्हन विवाह के बाद जो घर आती है ना, इसको बोलते हैं मतलब कि एक तो बार तो आ गई, दोबारा अपने पीहर जाके वापसी आती है, इसको बोल देते हैं मुकलावा। अब लहरिया क्या होता है? लहरिया एक प्रकार का मतलब वस्त्र होता है। जैसे कि मैं आपको आगे आगे बताती चलूँगी राजस्थान के अंदर किस प्रकार के रीति-रिवाज होते हैं और क्या-क्या इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? किस लोक नृत्य की डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन से नृत्य के अंदर डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी जैसे वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? जो कि राजस्थान के थार के रेगिस्तान के अंदर एक जो साँप होते हैं ना, उनको आकर्षित करने वाली जनजाति होती है। मतलब कि उनका जो नृत्य होता है ना, राजस्थान के अंदर सबसे अलग और एक अहम हिस्से के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगी कानबेलिया नृत्य। समझ में आ गया? कि डफली, घुंघराली, खंजरी, पुंगी इसे कानबेलिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं। समझ में आ गया? जो कानबेलिया नृत्य कैसे होता है? इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं
मतलब कि जो महिलाएँ होती हैं ना, वो मतलब कि एक तरह से नागिन की तरह से तैयार हो जाती है, समझ में आ गया? जैसे कि ऊपर मतलब कि अंगरखी पहनती, सिर पे ओढ़नी मतलब कि है ना, एक अलग प्रकार से, इस प्रकार के जैसे ना, ये सांपों से मतलब कि उनके कपड़े मैच करके जैसे नागिन डांस करती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें डांस किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 20। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? 20 नंबर क्वेश्चन से ये कहा जाएगा कि लाठी सीरीज क्या है? जो लाठी सीरीज है इसका मतलब क्या हो जाएगा लाठी सीरीज का? तो बताइए फ्रेंड्स, मतलब इसका मतलब क्या बताया गया था? जो लाठी सीरीज होती है, तो इसका मतलब ये होता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर जो पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है, जो कि 60 किलोमीटर पर एक मतलब कि भूगर्भीय जल प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। जैसे कि वहां पर क्या होता है, जैसे कि जो भूगर्भ जल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो मतलब कि इसमें पानी की कमी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, तो एक पट्टी के रूप में इसको ले जाया जाता है। जैसे कि कहाँ पर होता है, जैसलमेर के पोखरण से मिलकर मोहनगढ़ तक इसको फैलाया गया था। और इस इलाके में मतलब सेवन नामक घास पाई जाती है, जो कि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिसको लीलोन के नाम से जाना जाएंगे। जैसे कि धामण, मुराल, सेवन जो घास कहाँ पाई जाती है, तो ये उसी क्षेत्र में इसको पाया जाता है। समझ में आ गया? 21। अब 21 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? राजस्थान के अंदर कौन सा भौगोलिक अचल मालवा का पठार है? यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा मतलब कि मालवा का पठार मतलब कि कौन सा है? जो राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी जो भाग है ना, जिसको हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इसी को ही मालवा का पठार या फिर हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? जो कि कहाँ हो जाएगा? उत्तर मध्य भारत के मतलब कि एक मतलब जो पठारी क्षेत्र होते हैं, जिसके नाम से वो जाना जाता है। समझ में आ गया? इसको ही मतलब कि मालवा का पठार पूर्वी भाग होता है, और इसको ही मतलब कि हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाएगा। और मालवा का पठार अरावली जो पर्वतमाला है, उसके दक्षिण पूर्व विंध्य पर्वतमाला में स्थित होता है, जिसमें कि माही, चंबल, बेतवा, धरसान, केन आदि जो नदियां होती है ना, इस जगह से यहाँ पर ये बहती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? कि राजस्थान के अंदर जो मतलब सर्दी का टाइम आता है ना, उस टाइम पे ज्यादा मतलब ठंड होती है, मतलब अधिक ठंड पड़ती है। किसकी वजह से पड़ती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ की मतलब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ का जो धरातल होता है ना, इसकी वजह से राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर मतलब कि सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। समझ में आ गया? क्योंकि वहां पर जो ऊष्मा का जल्द विकिरण हो जाता है, जिससे तापमान तेजी से गिरने लग जाता है। समझ में आ गया? जैसे रेत है, वो मतलब कि जल्दी से तो गर्म नहीं होती, गर्म हो गई तो वो ठंडी नहीं होगी, लेकिन अगर वो ठंडी है ना, वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई नदी का इलाका होता है, तो नदी का पानी जितना मतलब कि गर्म होगा ना, तो गर्म होते होते वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो वहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी। और जब सर्दी आएगी, तो वहां पर वो पानी एकदम ठंडा रहेगा, तो उसे गर्म होने में टाइम लगेगा, तो वो गर्म हो ही नहीं पाएगा। इसी चलते वहां पर सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। समझ में आ गया? तो राजस्थान में क्या वजह है कि वहाँ का रेतीला जो धरातल है, इसकी वजह से यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन हो जाएगा, तो वो कौन है? गोडावन। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बताइए कि कब इसको मतलब कि राज्य पक्षी का यानी का दर्जा दिया गया था, किस डेट को? 21 मई 1981 के अंदर इसको ये दर्जा दिया गया था। कहने की बात समझ में आ गई? यानी डेट पूछा जाता है। और इसका मतलब कि वैज्ञानिक नाम क्या जाएगा? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्लियर हो गया? जैसे कि जो वहाँ के जो है ना कि जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ को उनकी सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, सारंग, हुकना, बड़ा तिरोर, गुन मेधर, माल मोरनी, ये सब किसके नाम है? ये सब किसके? गोडावन के ही नाम आ जाएंगे। सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी, सारंग, हुकना, बड़ा तिमोर, गुनमेर। तो एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं ये सब किसके उपनाम है। समझ में आ गया? अब देखिए फ्रेंड्स, इस मतलब कि एक स्पेशली बात और होती है, यह एक ऐसा पक्षी है जो मतलब गंभीर रूप में संकटग्रस्त होने पर ये अपने बचने के काफी प्रयास करते हैं। जैसे हम होते हैं, हमें पता है कि हम फंसने वाले हैं, तो हम हर तरह की कोशिश करते हैं ना कि हम बच जाएं। तो उसी प्रकार से जो ये पक्षी है ना, ये भी मतलब अपने माइंड का पूरा यूज करता है, कैसे उस पर से मतलब बच सके। समझ में आ गया? कि 2013 के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसको कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। समझ में आ गया?
अब आते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? क्या है? राजस्थान में डेयरी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1977 के अंदर। अधिनियम क्या था? राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम दो 1965। समझ में आ गया? उद्देश्य क्या था? राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को मतलब कि इसको जो है ना कि एजेंसियों को लोगों से जोड़ना। समझ में आ गया? जैसे कि दूध खरीदना मतलब एक पर्सन का मतलब किस प्रकार से लोग मतलब इस पे ट्रस्ट करके ये दूध का यूज़ कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जोड़ना, ये इसका कार्य रखा गया था। समझ में आ गया? अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताऊँ तो 1975 के अंदर जयपुर जिले के अंदर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के मतलब के बारे में बताया, इसकी स्थापना की गई थी। उसके बारे ये आरडीएस का हिस्सा भी बन चुका था। यानी 1975 के बारे में मतलब कि यहाँ पे मतलब कि एक स्थापना की गई थी, उसके बाद ही इसका हिस्सा बना था आरडीएस का। क्लियर हो गया? तो मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 45। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए फेमस है? तो देखिए फ्रेंड्स, नागौर एक मतलब कि दिखने में छोटा है, लेकिन नागौर के अंदर बहुत ही फेमस उद्योग किए जाते हैं, जैसे कि ना चूना पत्थर का, खनन का यानी सीमेंट का, या और सफेद सीमेंट का अगर पूछे पूरे राजस्थान के अंदर सफेद सीमेंट कहाँ मिलती है, तो वो नागौर के अंदर ही बनती है। जैसे चूना पत्थर का खनन का था, गोटन का विद्या मतलब कि है ना, सोजात बिलोर नागौर चूना पत्थर वो कहाँ पर है? तो वो स्पेशली नागौर के अंदर ही है। और गोटन में चूना पत्थर से जो सफेद सीमेंट बनती है वो भी नागौर के अंदर ही है। जैसे कि ना इसके कारखाने कहाँ है, ये सब पूछ ले तो अब आपको नागौर ही सिलेक्ट करना है कि नागौर के अंदर ही, पूरे राजस्थान के अंदर और कहीं नहीं होता, सिर्फ नागौर के अंदर ही होता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, और इसमें से कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्वेश्चन कैसे लगे ऐसा भी बताएं, और नेक्स्ट हम आपको जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।